तो जिस उपकरण से ये कारनामा किया जाएगा उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। यह दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और ऐसे ऐड करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है विद्युत रसायन। आइए बिना देरी करते हुए विद्युत रसायन चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत करते हैं, यानी विद्युत रासायनिक सेल की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल को दो और नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं गैल्वेनिक सेल के नाम से, गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? या इसी को हम लोग वोल्टीय सेल के नाम से जानते हैं, वोल्टीय सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो कह रहा है कि वह उपकरण जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, ऐसे ही सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि जो केमिकल एनर्जी है, ध्यान से एकदम, जो केमिकल एनर्जी है वो यहां पर किस में बदली जाएगी? वो बदली जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित की जाएगी। तो जिस उपकरण से ये कारनामा किया जाएगा उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये विद्युत ऊर्जा का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ये केमिकल ऊर्जा का मतलब क्या है? मतलब रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा का नहीं मतलब कुछ है, बस ये समझिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाएंगी और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा। तो जिस उपकरण से ये काम किया जाएगा उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है और वो है डेनियल सेल। तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डेनियल सेल को समझते हुए यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी हुए चलते हैं कि आखिर ये डेनियल सेल क्या होता है और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस डेनियल सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड में एक कंटेनर होता है, धैर्य बनाकर सब लोग देखेंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड में हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक, इस तरह से हमारे पास ये एक कंटेनर होता है, बना ले रहे हैं और भी। ये इस तरह से राइट साइड में भी एक कंटेनर होता है, इसको भी हम लोग इधर ज्वाइंट कर दे रहे हैं। तो ये दोनों साइड में एक एक कंटेनर रखा हुआ है। अब इस कंटेनर में जैसे लेफ्ट वाले कंटेनर में सबसे पहले एक विलयन डाला जाता है। ये किसका विलयन है? बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट वाले कंटेनर में एक विलयन डाला जा रहा है और ये है 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन। ये किसका विलयन है? 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन है, 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन है ये। और आप जो राइट साइड में कंटेनर देख रहे हैं इसमें भी विलयन डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा विलयन डाला जा रहा है? तो इसमें डाला जा रहा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जा रहा है। ध्यान देंगे, 1 मोलर, इसमें डाला जा रहा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर डाला जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग जैसे इसमें कॉपर जिंक सल्फेट, जिस कंटेनर में जिंक सल्फेट का विलयन डाला गया है, इस कंटेनर में हम लोग यहां पर इस तरह से एक रॉड डुबा दे रहे हैं। ये रॉड किसकी है? ये रॉड जिंक की है। और इसी तरह से इस कंटेनर में भी एक रॉड डुबा दे रहे हैं। ये रॉड किसकी है? ये रॉड है कॉपर की। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा। अब ये रॉड किसकी है पहले लिख देते हैं। ये रॉड जो है वो जिंक की रॉड है और ये रॉड जो हम लोग डुबाए हैं ये किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने एक लेफ्ट साइड में कंटेनर लिया, इसमें जिंक सल्फेट का 1 मोलर विलयन डाला गया है। फिर हमने राइट साइड में एक कंटेनर लिया, इसमें कॉपर सल्फेट का 1 मोलर विलयन डाला गया है। जिंक सल्फेट के विलयन में जेडेन की रॉड डुबा दी गई, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की रॉड डुबा दी गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को एक वायर के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से हम लोग कुंजी लगा दे रहे हैं, यानी स्विच लगा दे रहे हैं और एक वायर के माध्यम से यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया जा रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के माध्यम से इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वायर के माध्यम से इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये बाह्य रूप से परिपथ को कनेक्ट कर दिया गया है। अब आंतरिक रूप से ध्यान दीजिएगा किस तरह से परिपथ को कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर इस तरह से
आंतरिक रूप से हम लोग क्या यूज करते हैं, एक साल्ट ब्रिज का यहाँ पर यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, साल्ट ब्रिज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। तो लवण सेतु की सहायता से इन दोनों कंटेनर को आंतरिक रूप से कनेक्ट कर दिया गया। अब एक बार फिर से देखिए सारा मामला क्या है। कह रहे हैं कि एक कंटेनर लिए लेफ्ट साइड में जिसमें जिंक सल्फेट का विलेन डाले थे, और एक कंटेनर लिए राइट साइड में जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का विलेन डाले थे। जिंक सल्फेट के विलेन में जिंक की रॉड डुबाई गई, कॉपर सल्फेट के विलेन में कॉपर की रॉड डुबाई गई, और बाहरी रूप से बाह्य परिपथ को किस तरह से कनेक्ट किया गया कि एक वायर के माध्यम से, जिसमें यहां पर इस तरह से स्विच लगा हुआ है और वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसके माध्यम से दोनों ही इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या होता है, जैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इस स्विच को बंद कर देते हैं तो अपने आप ही यहां के कारनामे शुरू हो जाते हैं, यानी अपने आप ही रासायनिक अभिक्रिया यहां पर शुरू हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया यहां पर शुरू होने चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड जो है, यहां से जो जिंक के परमाणु हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जिंक के परमाणु जिंक के आयन में बदलकर इस विलयन में आने लगते हैं। मतलब इस विलयन में कौन आ रहा है, जिंक के आयन आने लग रहे हैं। इस विलयन में कौन आ रहा है, जिंक के आयन आने लग रहे हैं। और आपको पता है जिंक के आयन जब बदलते हैं तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इस पर एकत्रित होने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऋण आवेशित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस पर एकत्रित होने लगेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऋण आवेशित हो जाएगा। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वायर के माध्यम से इस वायर के माध्यम से इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। मतलब किसके इलेक्ट्रोड तक, कॉपर के इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। और आपको पता है यहां पर जो विलयन डाला गया है, ये किसका विलयन डाला गया बताइए, कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया। इसका मतलब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में कहीं ना कहीं Cu2 पॉजिटिव के आयन भी मौजूद है। अब क्या होगा, जैसे ही इस विलयन में जो Cu2 पॉजिटिव के आयन उपस्थित हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो Cu2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, Cu पॉजिटिव और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर कॉपर सॉलिड का निर्माण कर देते हैं। अब थोड़ा सा एक बात का यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या, जहां आपको मेटेलिक फॉर्म नजर आ रहा है वहां पे आप लिख दीजिए सॉलिड, और जो आपको आयनिक फॉर्म नजर आ रहा है इसको आप लिख दीजिए AQ यानी जलीय विलयन, क्योंकि विलयन में ये मिक्स हो रहा है। ये भी विलयन में ही था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AQ, लेकिन ये जो कॉपर सॉलिड है तो यहाँ पर लिख देंगे S। यहाँ तक सारी बात समझ में आई। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या बात कहने चल रहे हैं, चूंकि एकदम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ अगर जिंक को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। बहुत ध्यान समझेंगे, या अगर इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सी प्रक्रिया हो रही है बताइए, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। और आपको पता है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, कॉपर Cu2 पॉजिटिव ने जिसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी इस वाले पर कौन सी क्रिया हो रही है बताइए, अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, या ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ 2 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर कम हो रहा है। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वहां कौन सी प्रक्रिया होती है बताइए, अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीकरण हो रहा है, और राइट साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिस रॉड पर यानी जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को, इसको अगर एनोड बोले तो बताइए ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड। तो इतनी बात कितने लोगों को क्लियर हो गई, वो पहले कमेंट बॉक्स में बोल दें। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने लेफ्ट साइड में एक कंटेनर लिया जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन डाला गया था, उसमें हमने जिंक की रॉड डुबाई। हमने राइट साइड में एक कंटेनर लिया जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया था, उसमें हमने कॉपर की रॉड डुबाई, और दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से बाहरी रूप से परिपथ कनेक्ट हो गया। आंतरिक रूप से परिपथ कैसे कनेक्ट हुआ, तो हमने लवण सेतु का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, ये है लवण सेतु। हमने लवण सेतु के माध्यम से इस दोनों कंटेनर को आंतरिक रूप से कनेक्ट कर दिया।
और फिर जैसे ही इतना अरेंजमेंट करने के बाद हमने स्विच को बंद किया, तो हम देखते हैं कि जो जिंक है वो जिंक के इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव के रूप में इस विलयन में आने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पर एकत्रित होने लगते हैं, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचते हैं। यहां इस विलयन में उपस्थित Cu2 पॉजिटिव जब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखता है तो वो अट्रैक्ट होता है, और वो अट्रैक्ट होता है तो Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर कॉपर सॉलिड का निर्माण कर देते हैं। यहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, यहां अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल दिए, एनोड, और इस इलेक्ट्रोड को क्या बोल दिए, कैथोड। आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से किसकी तरफ हो रहा है, बोलिए, कैथोड की तरफ हो रहा है। ध्यान से इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से किसकी तरफ हो रहा है, कैथोड की तरफ हो रहा है। और फिजिक्स में आप पढ़ के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, बताइए, धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होने लगता है। बात समझ में आ रही है? या ऐसा भी कह सकते हैं, वैसे तो ये रॉड कैसी होती है, ये रॉड न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी अगर ये ऋण आवेशित है तो इसकी अपेक्षा में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपने आप में कैसी होगी, धन आवेशित होगी। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से कि कैथोड से एनोड की तरफ धारा का प्रवाह हो जाता है। समय बीतता जाता है क्योंकि Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये समय के साथ साथ ये रॉड क्या होती है, पतली होती जाती है, और समय के साथ साथ ये रॉड कैसी होती जाती है, मोटी होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब सारा का सारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और सारा का सारा Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाता है, तब सेल खराब हो जाती है और उसी समय सेल को बदलना पड़ जाता है। बात समझ में आई सब? तो इस तरह से आप देख रहे हैं डेनियल सेल में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराकर इसमें से विद्युत धारा का प्रभाव, मतलब विद्युत धारा, हमने रासायनिक ऊर्जा को किस बदल लिया, विद्युत ऊर्जा में बदल लिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी सारा का सारा मामला हमको किसके बारे में पढ़ना है, लवण सेतु के बारे में पढ़ना है। अभी पूरी बात लवण सेतु की बची हुई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्या देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब जो हमने डेनियल सेल में जो जितनी भी बात हमने बताई है वो सारा का सारा आपके स्क्रीन पर इस तरह से लिखा है। आप लोग अपने हम बगल हो जा रहे हैं, आप लोग नोट्स में बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसे अपने नोट्स में लिख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहा है कि लवण सेतु तथा इसके कार्य। अब ये लवण सेतु क्या है और इसके कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। लवण सेतु कुछ नहीं होता है, एक उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए लवण सेतु है। ये क्या है, उल्टे यू आकार की कांच की एक नली है। अब इसमें क्या होता है, इस लवण सेतु में अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं। बता रहे हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे KNO3, NH4NO3 ये सब होते हैं। और इसमें जिलेटिन का पेस्ट मिला हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह से जिलेटिन का पेस्ट मिला हुआ होता है। ठीक, इसमें इस तरह से जिलेटिन का पेस्ट मिला होता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा विद्युत अपघट्य जिसके आयन मुख्य सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मुख्य सेल अभिक्रिया मतलब ये देखिए, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, यही क्या है, मुख्य सेल अभिक्रिया है। तो कह रहा है कि अक्रिय विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनके आयन मुख्य सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जहां हम चाहेंगे वहां भाग लेंगे। ठीक, अब इसका कार्य क्या होता है, साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है, तो हमने आपको यहीं पे दिखाया था कि आंतरिक रूप से परिपथ को कंप्लीट करने के लिए, ये देखिए आंतरिक रूप से परिपथ को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज किया गया है, लवण सेतु का। तो पहला कार्य तो आप ये समझ लीजिए क्या है, इस साल्ट ब्रिज का काम क्या है, यह सेल परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। बात समझ में आई? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यह दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ये कैसे समझेंगे कि दोनों सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है? आइए विधिवत तरीके से हम लोग इसके बारे में समझते हैं, किस तरह से दोनों सेलों के विद्युत उदासीनता को ये बनाता है। आपको पता है ये लेफ्ट वाली सेल है, ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट वाली अर्ध सेल थी, ठीक, और ये क्या थी, ये राइट वाली अर्ध सेल थी। ठीक, ये राइट साइड वाली है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे थे लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, जो Zn था वो किस में जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप सीधे देखिए कौन किस में जा रहा है। और यहां से अगर देखिए तो जो Cu2 पॉजिटिव था वो यहां से किस में जा रहा था, बताइए, कॉपर में, Cu में जा रहा था। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है इसमें ये जो विलयन, इस वाले में जो विलयन डाला गया था वो किस चीज का विलयन डाला गया था, देखिए बात यहां बता रहे हैं, लेफ्ट साइड के कंटेनर में जो विलयन डाला गया था वो किसका विलयन डाला गया था, जिंक सल्फेट का विलयन डाला गया था।
इस जिंक सल्फेट के विलयन में आपको पता है दोनों ही आवेश होते हैं, एक तो Zn2 पॉजिटिव भी होता है और एक तो SO4 2 निगेटिव भी होता है। और भी बात समझिए। अब थोड़ा सा राइट साइड वाले में बात करते हैं, राइट साइड वाले में बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं राइट साइड वाले कंटेनर में किस चीज का विलयन डाला गया था, तो कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया था। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया था। इसका मतलब इसमें आप जान रहे हैं कि Cu2 पॉजिटिव के आयन होंगे और SO4 2 निगेटिव के आयन मौजूद होंगे। अब बहुत बारीकी से देखिएगा जो बात हम आपको बताने चल रहे हैं। बात क्या बताने चल रहे हैं कि इसमें जो रॉड लगा हुआ था, जिंक का रॉड लगा हुआ था, जिंक का रॉड लगा हुआ था। एक तो आप देख रहे हैं पहले से इस विलयन में कौन मौजूद है, Zn2 पॉजिटिव का आयन मौजूद है। ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि जो जिंक का रॉड है ये भी Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर किस में चला रहा है, विलयन में चला रहा है। यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले में हम ये कह सकते हैं कि जो Zn2 पॉजिटिव है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाता है एज कंपेयर टू SO4 2 निगेटिव। SO4 2 निगेटिव के कंपेयर में यहां पर धनायन की मात्रा इस विलयन में हर जगह किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, धनायन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं जो कि वायर के माध्यम से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर जाते रहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जब इस विलयन में धनायन की मात्रा ज्यादा होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, तो एक समय ऐसा आता है जब इसमें धनायन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब धनायन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से अगले इलेक्ट्रोड तक जाना चाह रहे थे, ये जिंक के आयन उसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। उसी को जब अट्रैक्ट करने लगेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी तक वायर के माध्यम से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जा रहे थे वो जाना बंद हो जाते हैं। और जब ये जाना बंद हो जाते हैं, और भी कहानी सुनिएगा, और ये सुनिएगा कि राइट साइड वाले में सारा का सारा कॉपर आयन जो है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर में, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। और राइट साइड वाले में Cu2 पॉजिटिव खत्म होता जा रहा है। अगर Cu2 पॉजिटिव के आयन Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब जो कॉपर के आयन हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस विलयन में अगर नजर डालें तो Cu2 पॉजिटिव की अपेक्षा में SO4 2 निगेटिव के आयन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर यूं एक लाइन में हम बोलना चाहें तो ये जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड है यहां पर धनायन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और राइट साइड वाले कंटेनर में निगेटिव यानी ऋण आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। चूंकि यहां धनायन की मात्रा ज्यादा हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। और यहां पर ऋण आयन की मात्रा ज्यादा हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं। चूंकि ऋण आयन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ही ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहां से यहां में क्या होता है, रुक जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है आपका सेल कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन हम तो क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि रासायनिक ऊर्जा हो और सारी की सारी जो रासायनिक अभिक्रिया हो और सारी की सारी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, धनायन और ऋणायन के आधिक्य के कारण ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही रुक जा रहा है और हमारा सेल कार्य करना बंद कर देता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपका, इसीलिए तो लवण सेतु लगाया गया था, इसीलिए बस इसी कार्य के लिए लवण सेतु लगाया गया था। जैसे मान लीजिए लवण सेतु में हमने आपको बता दिया क्या क्या यहां पर फिल किया जा सकता है। जैसे एक तो KNO3 और NH4NO3 फिल किया जा सकता है। जैसे KNO3 से आपको हम समझा दे रहे हैं, लवण सेतु मान लीजिए क्या भर दिया गया, KNO3 भर दिया गया। और आपको पता है KNO3 में क्या होता है, एक तो K पॉजिटिव होता है और एक तो क्या होता है, NO3 निगेटिव होता है। अब देखिएगा ध्यान से, हम पहले ही बता दिए हैं कि ये ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो मुख्य सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, बोलिए धनायन की मात्रा ज्यादा हो रही है। तो इसके पास कौन आएगा बताइए, NO3 निगेटिव आएगा। तो धनायन और ऋणायन ये आपस में जब मिलेंगे तो इसको क्या कर देते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको उदासीन कर देते हैं। और यहां पर जरा गौर कीजिए, यहां पर ऋणायन की मात्रा ज्यादा हो रही थी तो K पॉजिटिव इस पर आने लगता है। और जब K पॉजिटिव इस पर आने लगता है तो चूंकि यहां पर क्या था, ऋणायन पहले ज्यादा हो रहा था, अब K पॉजिटिव के रूप में कौन आ रहा है, धनायन आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर यहां पर ऋणायन को क्या, जो ऋणायन की मात्रा ज्यादा हो रही थी उसको उदासीन कर देते हैं। और जब यहां धनायन उदासीन हो गया, यहां ऋणायन उदासीन हो गया, तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की तरफ होने लगता है और धारा का प्रवाह फिर से कैथोड से किसकी तरफ आरंभ हो जाता है, एनोड की तरफ आरंभ हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं लवण सेतु के कितने कार्य आपने समझा, 2। यह एक तो सेल परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है, और दूसरी बात यह दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अभी हमने बताया ना
कि NO3 कहाँ पहुंच गया था, इस वाले के पास, और K पॉजिटिव कहाँ पहुंच गया था, इस वाले के पास, और इसमें जो धनायन ज्यादा हुआ वो कम हो गया, मतलब उदासीन हो गया। यहाँ जो ऋणायन ज्यादा था वो उदासीन हो गया, और फिर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस तरफ और धारा का प्रवाह इस तरफ आरंभ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्रियाविधि लवण सेतु की समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आगे हम लोग आइए सेल अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो जिंक था, यहाँ पर जो जिंक सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, यानी AQ में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। और साथ में आप देखिए कि दूसरे वाले पे क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे और ये कॉपर सॉलिड का निर्माण कर दे रहे थे। ये क्या है बताइए, AQ है। अब सेल अभिक्रिया हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से इन दोनों हाफ रिएक्शन, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किस पर हो रहा है बताइए, ये वाला मामला किस पर हो रहा था, एनोड पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ रिएक्शन या एनोड अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं, एनोड अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये वाला रिएक्शन किस पर हो रहा था, कैथोड पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों ही रिएक्शन को हम लोग को ऐसे ऐड करना है ताकि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ताकि इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल। अब देखिए इनको कैसे हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एरो के एक साइड वाले आपस में जुड़ जाएंगे, एरो के दूसरे साइड वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, जिंक प्लस ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, एरो ये क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu प्लस ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो आपकी सेल बन जाएगी वो बन जाएगी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर। अच्छा, इस अभिक्रिया को एक ढंग से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स, यहाँ पर लिखा जा सकता है ZnSO4 प्लस Cu। आपकी मर्जी इस तरह से लिखिए, आपकी मर्जी इस तरह से लिखिए। अब थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक कौन सा बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक, तो हम यहाँ पर आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ये ट्रिक आपको याद रहेगा लोन नाम से, LOAN। L मतलब क्या होता है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन, और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और एनोड अपने आप में कैसा होता है, N फॉर निगेटिवली चार्ज होता है। फिर से एक बार देखिए, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे, और ये एनोड अपने आप में कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। तो इसका अपोजिट वाला ये हो जाएगा राइट साइड। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, रिडक्शन यानी अपचयन हो जाएगा। अगर यहाँ एनोड है तो ये वाला बोलिए क्या हो जाएगा, कैथोड, और अगर ये ऋण आवेशित है तो ये वाला बोलिए कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेल अभिक्रिया को भी देख चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते हैं, सेल निरूपण कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सेल निरूपण कैसे होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, जिंक Zn से किस में कन्वर्ट होता है, Zn2 पॉजिटिव में। तो लिखते कैसे, ध्यान दीजिएगा, जो जिंक है वो किस में जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लगाते हैं, इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, सेपरेशन। कौन सी लाइन बोलते हैं, सेपरेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाले को सेपरेट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग 2 लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये लवण सेतु को प्रदर्शित करता है, लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर क्या मामला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जो कॉपर Cu2 पॉजिटिव था वो किस में कन्वर्ट होता बताइए, वो Cu में कन्वर्ट हो रहा था। बात समझ में आ रही है। तो ये लाइन एक बार फिर से किसके बारे में बता रही है, ये फिर से एक सेपरेशन लाइन है। अब की बार किसको सेपरेट कर रही है, रिडक्शन जिनमें हो रहा है उनको सेपरेट कर रही है। तो कुछ इस तरह से हम लोग सेल अभिक्रिया को निरूपित करते हैं, यानी सेल का निरूपण इस तरह से होता है। ये जो 2 लाइन आपको नजर आ रही है ये किसका काम करती है बताइए, लवण सेतु का। एक लाइन सेपरेशन किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। ये एक लाइन सेपरेशन है किसके लिए बताइए, रिडक्शन के लिए है। आ रही बात समझ में। और ये आप देख पाइए, ये अगर आप देखिए तो यहाँ 0 से 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखते ही हम बता देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर जरा गौर कीजिए, यहाँ Cu2 पॉजिटिव यानी 2 से किस में जा रहा है, 0 में। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन हो रहा है।
तो एक तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब आइए कुछ सेल अभिक्रियाओं को लिखते हैं। इस तरह से अगर सेल निरूपण हमको कुछ दिया रहेगा तो उससे हम लोग सेल अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न की सेल अभिक्रिया लिखिए। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा ट्रिक है। अगर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर सेल अभिक्रिया लिखी जाएगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लवण सेतु, ये जो दो लाइनें ये किसका काम करी बताइए, लवण सेतु का काम करती है। ठीक, लवण सेतु का काम करती है। देखिए यहां अगर देखें तो 0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है ज्यादा, यानी यहां पर क्या हो रहा है बताइए ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग, ये एक अर्ध सेल है और ये एक अर्ध सेल है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कर सकते हैं और इसको रिडक्शन हाफ सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से किस में जा रहा है बताइए 0 में जा रहा है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब हम कह देंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए इससे हम लोग सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। हम जो एक लाइन बताने जा रहे हैं वही ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले देख रहे हैं Fe कहाँ जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, तो पहले लिख लीजिए जो Fe है वो कहाँ पर जा रहा है बताइए, Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको आप धनायन देख रहे हैं ना, जितने धनायन देख रहे हैं उसी के साथ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख दीजिए। फिर से, जिसके साथ आप धनायन देख रहे हैं उसी के साथ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़कर लिख दीजिए। यहां पर 2 धनायन देखे तो इसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर लिख दिए। और अगला क्या है, अगला है कि Cu2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, Cu में। तो यहां से देखिए Cu2 पॉजिटिव, हम अभी आपको बताए कि जिसके साथ आपको धनायन दिख रहा है उसी के साथ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऐसे लिख दीजिए। तो ये Cu2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐसे जोड़िए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए। इन दोनों को ऐसे जोड़िए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए। तो कैसे होगा, आप देख रहे हैं एरो के एक साइड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बना क्या, ये बन गया Fe प्लस बन गया Cu2 पॉजिटिव गिव्स, ये क्या बन गया Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या बन गया, Cu बन गया। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है। कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले Ni किस में जा रहा है बताइए, Ni2 पॉजिटिव में। तो कैसे लिखेंगे, जो Ni है वो किस में जा रहा है बताइए, Ni2 पॉजिटिव में। हमने कहा जिसके साथ धनायन है उतने इलेक्ट्रॉन उसके साथ लिख दीजिए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो Ag2 पॉजिटिव ये किस में जा रहा है, Ag में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Ag2 पॉजिटिव ये जा रहा है Ag में, पर हमने बताया जिसके साथ जितने धनायन है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करके ऐसे लिख दीजिए। अब ये बताइए किस में जा रहा है बताइए, ये Ag में जा रहा है। अब इन दोनों रिएक्शन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐसे ऐड करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बना, ये बना Ni प्लस ये क्या बना Ag2 पॉजिटिव, और गिव्स ये क्या बना Ni2 पॉजिटिव प्लस ये क्या बन गया, Ag बन गया। जो भी आप आयनिक फॉर्म में जिसको देख रहे हैं वहां ऐसे छोटे में लिख दीजिए। ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ये Aq फॉर्म में हो गया, ये Aq फॉर्म में हो गया, और ये किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो Cr है क्रोमियम वो Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है, और जो Pb2 पॉजिटिव है किस में जा रहा है, Pb में जा रहा है। तो इस बस इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब जितना हम आपको बताते चल रहे हैं अगर उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो Cr है वो किस में जा रहा है बताइए, Cr3 पॉजिटिव में। तो हमने कहा जिसके ऊपर जितने धनायन हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख देंगे। अब जो Pb है वो किस में जा रहा है, Pb2 पॉजिटिव Pb में जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Pb2 पॉजिटिव, जिसके साथ जितने धनायन हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके साथ जोड़ दीजिए इस तरह से। और ये किस में जा रहा है बताइए, ये Pb में जा रहा है। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे जोड़ दीजिए कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ये कैसे, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो इस समीकरण में कहीं ना कहीं हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस समीकरण में कहीं ना कहीं हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं अब रिएक्शन। इससे क्या फायदा होने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Cr, एरो यहाँ एरो हमने लगा दिया। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव। अब 2 तिहाई यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। हमने कहा इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, और इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल होगा, जब दोनों ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Pb हो जाएगा, 3Pb 3Pb2 पॉजिटिव हो जाएगा।
और प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई किस में कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा गिब्स। अब 3 से किस में मल्टीप्लाई कीजिए, पीबी में, तो ये क्या बना लेगा बताइए, 3pb बना लेगा। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बना 2Cr + 3pb2 पॉजिटिव गिब्स, ये क्या बन गया 2Cr3 पॉजिटिव + 3pb। इस तरह से हम लोग सेल रिएक्शन को यहां पर लिख पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।